नमस्ते, मेरा नाम देवांशी है। मैं अभी तक जितना हमने सुना है उसका एक बार हम रिवीज़न कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि बच्चा जो होता है उसके अंदर 3 गुण होते हैं। एक तो वो न्याय का याचक, सत्यवक्ता और सही कार्य विभाग का इच्छुक होता है। तो हमने इसमें पता चला कि बच्चे के 3 गुण होते हैं। बच्चे के अंदर सब कुछ सच बोलने की इच्छा होती है, जो वो देखता है वैसा ही वो बोलता है। तो हम लोग इसमें बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि हमने स्कूल से बहुत कुछ सीखा है और मीडिया से सीखा गया है हमने कि हमें क्या करना है। हमारी सोच को हमने चेंज किया है, डेवलप किया है बाय द हेल्प ऑफ मीडिया। और क्या करें, और क्या बात ध्यान में आई? क्लिक करके कि हर बच्चा जिज्ञासु होता है कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया समझने के लिए। वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि वो क्या है, वो कैसे है, क्यों है। और जब शिक्षा ठीक मिल जाती तो खुश हो जाता है। हाँ, और जब उसको शिक्षा ठीक मिलती है तब वो खुश होता है। और बांटने उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब अगर उसे मिले तो ही वो खुश हो, बांटने से भी वो खुश होता है। बांटने से भी खुश होता है। बहुत बढ़िया, जोरदार, थैंक यू, जोरदार भाई दीप्ति। ठीक है, पुनः एक बार सभी को नमस्ते। सभी लोग आ गए हैं, सभी ने चाय नाश्ता कर लिया, ठीक ठाक रहा। सेशन 1 ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं बोल रही हूँ जो बहुत कठिन लग रहा है। कठिन लग रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। तो मैं एक बार खुद भी समराइज़ कर देती हूँ। इसके आगे जो है समराइज़ आप लोगों को ही करना है, किसी ना किसी को, ठीक है? तो खूब ध्यान से सुनिएगा भी। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा, ज्ञान पूर्वक तृप्त होने की आशा। और ये मानव की स्वभाव गति है। जब मानव जिज्ञासु होकर बैठता है ना, तो सब कुछ, जितने भी प्रकार के द्वंद्व होते हैं ना, समाप्त हो जाते हैं, उसके उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ जिज्ञासा, मैं जानने की आशा के साथ हूँ, समझने की आशा के साथ हूँ, समझ करके सुखी होने की आशा के साथ हूँ। इतनी सी बात। देखा कि प्रकृति में सार्वभौमिक सत्य को देखा। पहला सार्वभौमिक सत्य कि प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही न्याय का याचक, सही को जानने वाला, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्यवक्ता है। तो जिज्ञासा है, ये स्वभाव गति है। इसमें कोई हठ नहीं है, इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें कोई आसक्ति नहीं है। जैसा जैसा हम उसको समझाते जाते हैं, इसको हमने कहा शिक्षा। जैसी शिक्षा बालक को मिलती जाती है, वैसी वैसी मान्यताएं, वैसी वैसी मानसिकता उसमें निर्मित होती चली जाती है। अब उस मानसिकता के फलस्वरूप यदि हम आज की यथास्थिति को देखें तो व्यक्ति को पाया अवसादग्रस्त, परिवार को पाया कलहग्रस्त, समुदायों को पाया है विरोधग्रस्त और राष्ट्रों को पाया है युद्धग्रस्त। ये तो हमें चाहिए नहीं था। तो ध्यान जाता है जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, हमारी शिक्षा में कोई तो अधूरापन है। यदि हमारे भीतर ये जिज्ञासा है न्याय की, तो न्याय हमको मिलना चाहिए। तो ये कैसे होगा? उस शिक्षा का नाम है जीवन विद्या। जीवन विद्या, उस विज्ञान का नाम है जीवन विद्या। उस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। उसके प्रणेता हैं श्री ए नागराज जी। कुल मिला के शिक्षा का कार्यक्रम।
15 पतली पतली किताबें और किसी प्रबोधक या वरिष्ठ अध्येता के साथ आपको उसका पठन करना है। आपको एक एक चीज़ खुलती चली जाएगी। ये अद्भुत है अपने आप में, अद्भुत। और ये आश्चर्य की बात, मुझे हमेशा सबसे बड़ा आश्चर्य यही रहा, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने था एंड आई कुड नेवर मेक सेंस आउट ऑफ इट। तो पता चला कि आदमी एक्चुअली बहुत कम विचार करता है, विचार मूलतः उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। हम सब कुछ सीखते ही हैं, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर चीज़ें आती हैं, विचार आता है, ठीक। तो विचार में जब हमारे विचार में जब समाधान आ जाता है, विचार में क्या आता है? समाधान। तो ऐसा देख करके मानव जो है ना वो सुखी हो जाता है, मानव बहुत खुश हो जाता है। तो अगला पूरा सत्र आपको खुश महसूस होगा। जानते हैं क्यों? हम लोग समाधान की चर्चा करने वाले हैं। ये जो स्थिति है, ये किसकी स्थिति है? व्यक्ति अवसादग्रस्त, परिवार कलहग्रस्त, ये है आज के संसार की स्थिति, ये आज के जगत की स्थिति, ये है आज की यथास्थिति। लेकिन ऐसा डिज़ाइन अस्तित्व में नहीं है। कैसे पता? हमको अंदर से स्वीकार नहीं, हमको ऐसे पता ये डिज़ाइन नहीं है। तो अस्तित्व में क्या चीज़ समाधान स्वरूप है, उसका हम लोग आज बात करेंगे। लिया बेटा जी, अब आपका काम, इसको आप रब कर सकते हैं, है ना। ये पेन धीरे धीरे चलनी लग जाएंगी, है ना जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। बढ़िया। संयोग देखिए, श्लोक बेटा जी का थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ, साथ में 3-4 डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, है ना। ये बढ़िया संयोग है। तो भाई आप में से कितने लोग कहानी सुनना चाहेंगे? हाथ उठाइए। एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी आपको, बहुत अच्छी कहानी, सबकी फेवरेट कहानी, ठीक है। सबकी फेवरेट कहानी सुनाऊंगी। और वो सबकी फेवरेट कहानी इसलिए है क्योंकि सबके मन में वही उसी कहानी को सुनने की जिज्ञासा है, इसलिए ये सबकी फेवरेट कहानी है। और वो कहानी वो है कि जब आप छोटे से बच्चे थे और आप पूछते थे कि मम्मा ये क्या है, टीचर को पूछते थे ये क्या है, ये क्यों है, और उसमें कहीं आपको कुछ उत्तर मिले, कहीं कुछ उत्तर नहीं भी मिले, कहीं आपको कह दिया कि ज़्यादा उत्तर मत पूछो, हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद बताएंगे कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप हमको उत्तर दीजिएगा। असल में हमारी जो शिक्षा है वो जानते हैं क्या है? टीचर आपको बताती कि ये प्रश्न है और उत्तर बच्चे से पूछती है, वो सिलेबस दे देती है। असल में बच्चे के प्रश्न तो और ही कुछ होते हैं। बच्चा तो पूरी दुनिया को जानना चाहता था, लेकिन टीचर ने कहा नहीं वो सब छोड़ो, ये वाला पढ़ो, इसमें से ये 10 प्रश्न हैं, इनको तुम याद करो, इसी के तुम उत्तर दोगे। ये तो उल्टी बात हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो अरे पता चला अब हमारे प्रश्नों के तो उत्तर दिए नहीं, ऊपर से अपने प्रश्न दे दिए, जिनको कह दिया कि अब तुम रटो। तो फिर अपन रटने में लग गए, हमारा तो ध्यान भटका दिया। हमको तो कुछ समझना था, कुछ जानना था। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो इस पूरी दुनिया को जानना चाहता है ना, और इस पूरी दुनिया को अपनाना चाहता है। ज़रा लिया बेटा जी इसको पोंछ लें, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो बच्चा है ना, हर चीज़ को समझना चाहता है, कोमल है कि कठोर है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, मुंह में डाल के टेस्ट करेगा ना, अगली चीज़ है ज़बान से। तो ये पांचों जो संवेदनाएं हैं ना, उसके माध्यम से बच्चा हर एक चीज़ को जानना चाहता है। तो हम देखेंगे अस्तित्व से, ये बात याद रहे कि हम लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं? अस्तित्व का। अस्तित्व में जैसा बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है उसका अध्ययन कर रहे हैं, समस्याओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, समाधान का अध्ययन, ठीक है। तो हमारे पास एक बालक है, बालक में क्या है? जिज्ञासा है। भाई ये पेन्स जो है इनको चलना होगा अब जो है बिना चले ना नहीं चलेगा। ये चला भाई, थोड़ा देखते हैं। ये चल रहा है, इसी में जनक ब्लैक इंक डाल दीजिएगा। तो बालक में क्या है? जिज्ञासा है। बालक प्लस जिज्ञासा। बालक के पास और भी कुछ चीज़ें हैं। बालक चाहता है कुछ चीज़ों को समझना, तो उसके लिए अपनी संवेदनाओं का इस्तेमाल करता है, अपनी संवेदनाओं मतलब ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है, कर्मेंद्रियों का भी इस्तेमाल करता है ना, हाथ पैर सबका इस्तेमाल करके कुल मिला करके समझना चाहता है।
4 विषय 5 संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से बालक इस संसार को समझना शुरू करता है। शुरू करते करते धीरे धीरे 2.5 साल बीत जाते हैं और 2.5 साल बीत जाने के बाद उसके बाद बच्चे मुंह में डाल के चीज़ें नहीं टेस्ट करते हैं। 2.5 साल होने के बाद मुंह खोल के प्रश्न करता है। तो बालक अपनी जिज्ञासा को जब इनसे जो कुछ समझना है, इनसे क्या समझता है? बालक समझता है खाने लायक क्या चीज़ है, खाने लायक क्या चीज़ नहीं है, समझ जाता है ना। इसमें बहुत अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। ये सब जब आप अध्ययन के लिए आएंगे तब आपको खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। पर लिख दे रही हूँ, जो लोग इससे पहले परिचय शिविर किए हैं वो समझ जाएंगे। तो बालक में जिज्ञासा है और बालक अस्तित्व को समझना शुरू करता है। अभी जो बालक है 4 विषय 5 संवेदनाओं के माध्यम से इस अस्तित्व को समझना शुरू करता है और उसके साथ उसके पास क्या है? प्रश्न है। प्रश्न में उसके पास क्या है? 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अस्तित्व सहज दिखाई पड़ी। न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, सत्यवक्ता। और वो जानना ऐसा चाहता है, वो चाहता है समाधानित होना, मतलब उसके पास उत्तर हों। और जैसे कि दीप्ति बेटा जी ने कहा कि हम सिर्फ समझ कर सुखी नहीं होते हैं, समझा कर भी सुखी होते हैं। तो समाधानित होना चाहता है और समाधान की संप्रेषणा मतलब समाधान को कम्युनिकेट भी करना चाहता है। तो उसकी जो मूलभूत अपेक्षा है वो ये है कि उसके अंदर न्यायपूर्ण व्यवहार करना उसको आ जाए, न्यायपूर्ण व्यवहार उसको समझ में आ जाए। उसके बाद प्रकृति के साथ, ये जो सही कार्य का अर्थ है ये प्रकृति के साथ है, तो प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना उसको आ जाए। और सत्य बोध उसको हो जाए, सत्य बोध उसको हो जाए। ये सिर्फ ना माँ बाप की बल्कि बच्चे में भी ये अपेक्षा रहती है। ये कैसे पता? देखिए हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों से पूछ के देख लेते हैं। तो हम न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं, प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना चाहते हैं या इसको नष्ट करना चाहते हैं? संतुलन पूर्वक। और सत्यबोध हो कि ना हो? सत्यबोध हो। ये अपेक्षा हमारे माँ बाप में भी है, हमारे बच्चों में भी है। तो इस समाधान की जो वस्तु है इसी को हम कह रहे हैं शिक्षा। इस शिक्षा के माध्यम से 2 समाधान अस्तित्व सहज हैं। पुनः सुनिए मेरी बात, ये जो शिक्षा है, बालक में इच्छा है जानने की, और जिसमें सत्यबोध है उसमें क्या इच्छा है? उसको बताने की। हम बताकर भी सुखी होते हैं और समझ करके भी सुखी होते हैं। तो मतलब अस्तित्व में दोनों चीज़ें हैं। ये सहज है, बाय डिफ़ॉल्ट एक डिज़ाइन है। हम समझा कर भी सुखी होते हैं, समझ करके भी सुखी होते हैं। तो समझाने वाला को हम कह रहे हैं गुरु, माता पिता, है ना, अभिभावक, पड़ोसी, काका काकी, ये सब हमारे समझाने वाले लोग ही तो हैं। तो अस्तित्व में एक संबंध को यदि हम देखें, गुरु शिष्य संबंध, तो गुरु के पास क्या है? ज्ञान, या फिर हम जिसको कह रहे हैं समाधान, और शिष्य के पास क्या है? जिज्ञासा। ये संबंध जो है एक अस्तित्व सहज संबंध है। इसकी पहचान भी बालक उसी तरह करता है जैसे एक आयु में वो अपनी माँ को पहचान लेता है, अपने बाप को पहचानता है, अपने घर वालों को पहचानता है, अन्य सभी संबंधों को पहचान जाता है। उसी प्रकार एक समय आने पर बालक, इनसे हमको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ये अनुमान लगाना उसमें सहज है। ये होता है कि नहीं होता है? हमको पता है कि हमें उत्तर नहीं पता, लेकिन हमको ये आइडिया, ये अनुमान लगता रहता है कि शायद इनके पास ये उत्तर मिलेगा। तो मानव में
जिसके पास उत्तर है, जिसके पास समाधान है, उसको पहचानने की जो ताकत है वो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिज़ाइन है, अस्तित्व सहज है। ठीक, तो अब मैं आपको, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं आपको सुनाऊंगी धरती की कहानी। और धरती की कहानी इतनी अद्भुत कहानी है क्योंकि इस धरती को जब देखा मैंने, ये बहुत बढ़िया, ये ऐसे जैसे बार्बर होता है ना, बार्बर, जब भी आपने देखा कभी कितना बढ़िया से वो इसको फुहार निकलती इसमें से। तो धरती की कहानी इसलिए अद्भुत है क्योंकि जब मैंने इस कहानी को समझना शुरू किया मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रकाश में, तो एक अद्भुत चीज़ सामने निकल करके आई। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार देखिए, धरती को यदि देखें तो कुल 4 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, बस केवल 4 चीज़ें, 4 क्लासिफिकेशंस किए। कैसे क्लासिफाई किया? पहली अवस्था को कहा है पदार्थावस्था। पदार्थावस्था का मतलब है मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, हमारी हवा, पानी, इस तरीके की चीज़ें, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। ये सब क्या है? पदार्थ हैं। दूसरी एक अवस्था जिसको हम हरियाली कहते हैं, उसको नाम दिया प्राणावस्था। तो पदार्थावस्था और उसके बाद है प्राणावस्था। प्राणावस्था के बाद देखें तो एक और चीज़ दिखाई पड़ती है इस धरती पर, जीवावस्था। और एक और चीज़ दिखाई पड़ती है ज्ञानावस्था, जिसको हम दूसरी भाषा में मानव कहते हैं। हम सब ज्ञानावस्था मतलब ऐसी अवस्था जिसमें ज्ञान की प्यास है, जिसमें समझने की, जानने की प्यास है, वो अवस्था जो जिज्ञासा के साथ है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने कहा ना, बच्चा जो है क्या है? जिज्ञासु है, तो उसको कह रहे हैं ज्ञानावस्था। तो आप सबने एक कहानी सुनी हो कि धरती पहले आग का एक गोला थी। ये धरती धीरे 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 ठंडी हुई, है ना? तो कहानी ऐसी है। अभी भी हम जितने ग्रह, गोल, तारे, नक्षत्र, जो कुछ भी जानते हैं इस ब्रह्मांड में, उसमें से कोई बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोजन से बना हुआ है या प्लाज्मा स्टेट में है, बिल्कुल प्लाज्मा स्टेट में। अभी कुछ जो हैं थोड़े गैशियस स्टेट में हैं, कुछ धीरे धीरे ठंडे होकर के ठोस हो रहे हैं, है ना? तो इस अस्तित्व में एक प्रगटन का क्रम है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कहता है अस्तित्व में क्या है? एक प्रगटन का क्रम। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके अंदर एक जीपीएस है जो आपको अंदर से बताएगा कि क्या क्रम संभव है। आप देखिए, सार्वभौमिक सत्य हैं। आप बताइए मुझे, इस धरती पर सबसे पहले कौन सी अवस्था आई होगी? जोर से बोलिए, जोर से। पदार्थावस्था। तो इसको नंबर 1 लिखें। उसके बाद दूसरी अवस्था कौन सी आई होगी? क्यों क्यों प्राणावस्था आई होगी? हरियाली क्यों आई होगी? बताओ, क्या जीवावस्था पहले नहीं आ सकती? नहीं आ सकती, क्यों? खाएगी क्या? हरियाली है ना, वो ये पदार्थ अवस्था में से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? तो देखिए, तो लग रहा है कि फिर तो ये दूसरी वाली आएगी, फिर जो है तीसरी जीवावस्था आएगी, और ज्ञानावस्था कब आई? सबसे आखिर में। हाँ, यस, बिल्कुल। अभी ये ठीक हो गया है, बढ़िया, शायद ठीक हो गया है। अभी इसको लिखना कठिन है ऐसे अपराइट। आज मैं इसको ऐसे पेन को चलाना सीख जाऊंगी। देखिए, ऐसा लग रहा है आज एक नई चीज़ मैं सीखने वाली हूँ।
ये अद्भुत ज्ञान है ना, ये अभी भी नहीं चल रहा। अभी उल्टा मत करो, सीधे रखो। ओके ठीक है। तो ये जो मिट्टी मणि धातु पत्थर ये जो है ना, ये बना हुआ है, ये इतना अद्भुत है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो प्राणावस्था है ना, प्राणावस्था मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब जो भी हम आहार करते हैं वो प्राणावस्था से आता है। अधिकतर आहार तो प्राणावस्था से आता है। मतलब पालक, मतलब गाजर, मतलब मूली, मतलब पपीता, मतलब अनार, मतलब चौलाई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्राणावस्था की इकाई हैं। प्राणावस्था का मतलब है वो एक स्थिति जहाँ पर स्पंदनशीलता है, जहाँ पर कोशिकाएं ऐसी हैं जो क्या करती हैं? सांस लेती हैं। इसको हम कह रहे हैं प्राणावस्था की इकाई। और आपको एक अद्भुत बात बताती हूँ कि ये जो प्राणावस्था की इकाइयाँ हैं ना, इसमें पालक में अधिक मात्रा में आप कहते हैं कि आयरन पाया जाता है। चौलाई में जो लोग जानते हैं उनको लगेगा चौलाई में सोना पाया जाता है। आप इसको विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा। चौलाई की जो भाजी होती है ना, उसमें सोना पाया जाता है। इसके बाद जैसे मैंने कहा अनार, अनार में भी अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। गाजर में कुछ पाया जाता है। इस तरीके से हर एक औषधि जो भी आप आहार करते हैं ना, दालों में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक प्रकार के खास प्रकार के अणु होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देने का काम करते हैं। तो ये जो अवस्था है प्राणावस्था आने के लिए, प्राणावस्था में वैविध्यता हो, इसके लिए पदार्थावस्था पूरी तरह से क्रमशः सज गई। पुनः सुनिए, पदार्थावस्था पूरी सज गई मतलब पदार्थावस्था में जितने प्रकार के हमें तत्व चाहिए थे, उन सारे तत्वों की सजावट पदार्थावस्था के माध्यम से पदार्थावस्था पूरी हो गई। क्या हो गई? पूरी। तो पदार्थावस्था के रूप में जितने प्रकार के करीब करीब 120 प्रकार के तत्व इस धरती पर हमको स्टेबल रूप में मिले हैं, जिनको आप सभी ने आवर्त सारणी के रूप में विज्ञान में ऑलरेडी पढ़ा है। 120 प्रकार के स्थायी तत्व, इसके अलावा अस्थायी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और जो अन्य अनस्टेबल तत्व हैं वो मिलते हैं। लेकिन 120 प्रकार के स्थायी तत्व धरती के सरफेस में हमको मिले, मानव को मिले हैं। अभी आप 9th में पढ़ना शुरू करेंगे, यही आएगा आपके चैप्टर्स में, 9th में 10th में। तो 120 प्रकार के तत्वों से ये धरती क्या हो गई? समृद्ध हुई। क्या हुई? समृद्ध हुई। जब ये पूरे हुए, पदार्थावस्था जब पूरी हुई, तो क्या हुआ? एक प्रकार का उत्सव है। उत्सव क्या है? उसको कह रहे हैं कि धरती समृद्ध हुई। और इस समृद्धि के, ये समृद्धि भी कैसी सुंदर है कि हर एक वस्तु हर एक जगह नहीं है। अगर आप अभी छन्नी लेके यहाँ सोना खोजने जाएंगे तो आपको सोना नहीं मिलेगा। आप छन्नी ले करके आयरन ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। मगर पालक के माध्यम से आपके शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाती है। मतलब पालक की जड़ को ये पता है कि इस बीज में वो एक कुछ कोड ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ तो है, बीज में कुछ ऐसा है कि उसको पता है कि हमको आयरन उठा करके अपने पत्तों में रख लेना है। चौलाई की भाजी की जो जड़ है उसको पता है कि सोने को उठा करके मुझे अपने पत्तों में रख लेना है। इसी प्रकार कोई और वस्तु में ऐसा है कि कॉपर या तांबे को उठा करके अपने पत्तों में, जड़ों में कहीं पर भी रख लेना है। ये अद्भुत है। और ये भी आश्चर्य की बात है कि पालक, चौलाई, वो सब हमारे घर के आसपास जो मिट्टी है वहाँ उगती है। आप लोगों ने तो देखा है, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ उग जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सोने की खान है, एक ही जगह कहीं लोहे की खान है। इसका मतलब है ये पूरी धरती में एक अनुपात में, एक सही अनुपात में ये जो पदार्थावस्था है ये सजी है। ये हम अस्तित्व का दर्शन कर रहे हैं।
अस्तित्व कैसा है? संसार नहीं, संसार तो वो यथास्थिति है जहाँ पर प्रदूषण है। अस्तित्व को देख रहा है। जब आदमी यहाँ पर पहली बार आया होगा, यहाँ पर जब आदमी पहली बार आया होगा और उसने इस दुनिया को देखा होगा, तो यदि वो ठीक से देखता तो इस दुनिया को उसको कैसी मिलती, हम उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये अद्भुत उसने पाया कि अरे ये तो पूरी तरीके से समृद्ध धरती, समृद्ध तत्वों के माध्यम से। उसके बाद देखा आगे क्या है, प्राणावस्था का प्रगटन हुआ। प्रगटन हुआ, किसी ने बनाया नहीं, प्रगट होता है। कैसे? जैसे पानी एक जगह जमा रहे तो अपने आप उस पर काई प्रगट हो जाती है। तो अस्तित्व में प्रगटन का सिद्धांत है। कब प्रकट होता है? पूर्व जो यथास्थिति है, पूर्व अवस्था के समृद्ध होने के उपरांत, पूर्व अवस्था के पूर्ण होने के उपरांत आगे जो है उसमें कुछ प्रकट होता है। अपने आप एक दिशा में, एक अपने आप कुछ उसमें खुशहाली होती है, कुछ नृत्य होता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ खिल गया, जैसे पानी पर काई जम जाती है। अपने आप ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये अस्तित्व का एक नियम है। अस्तित्व में क्या है? प्रगटन का एक क्रम है। अस्तित्व में प्रगटन है, अस्तित्व में प्रगटन है। और प्रगटन का क्या है? एक, बोलो, प्रगटन का एक क्रम है। तो ये पूरी तरीके से समृद्ध होने के उपरांत, लेकिन ये समृद्ध कब इसको हम कहेंगे? तो इस समृद्धि में भी देखिए क्या खूबसूरत चीज़ है। हर एक वस्तु, हर एक वस्तु किस तरह से इसमें बनी है, इसको थोड़ा सा खोलती हूँ आपके लिए। तो देखिए मिट्टी, जो मिट्टी है ना, मिट्टी इतनी अद्भुत चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ज्वालामुखी वगैरह के आप में से कई लोग जानते होंगे, जो लावा निकलता है उसके बाद धीरे धीरे वो खंडित होके उसके बाद प्लेन्स में वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हुए आगे चलता है। ये कहानी शायद आप में से किसी ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अध्ययन में मैं आपको विस्तार से पुनः सुनाऊंगी। लेकिन ये मिट्टी इतनी अद्भुत है कि कहीं पर एक ये पहाड़ के रूप में है, और पहाड़ किसी खास तत्व को अधिक मात्रा में संजोए हुए। पहाड़ का डिज़ाइन ऐसा है, मतलब एक कोई पहाड़ भी है ना तो उसका जो रूप होता है, मान लो किसी एक खास आकार में, तो ये जो पहाड़, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ये जानते हैं जो हवाएं होती हैं ना उनको दिशा देने का काम करते हैं। तो चूंकि ये पहाड़ हैं तो हवा एक सही दिशा में अपने आप पहुंचती है। ये हवाएं जो हैं अपने साथ बादलों को ले जाती हैं, बादलों को सटीक उस जगह पहुंचा देती हैं जहां उनको बरसना होता है। बरसता है तो पेड़ क्या है? समृद्ध होता है। तो ये जो मिट्टी के रूप में, यहाँ पर मिट्टी के उसमें मूल में अगर देखेंगे तो एक पहाड़ है। इस पहाड़ की अपनी एक भूमिका है। पहाड़ का होना ऐसे ही नहीं है, पहाड़ ऐसा है कि वो जैसा है आगे की हर एक चीज़ के लिए पूरक है। पहाड़ के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहाड़ जो है ना पूरक है। कैसा है? उपयोगी है, पूरक है। और थोड़ी चर्चा करें, जब आपने आंधियाँ देखी ना, हवाएं बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन आ रहा है। ये जो साइक्लोन है ना, हमको लगता है बड़ी घबराहट हो जाती है साइक्लोन। एक तो है अभी की स्थिति में जो साइक्लोन आते हैं, एक है कि अस्तित्व सहज विधि से जो साइक्लोन ज्ञानावस्था के आने के पहले हुए, वो सभी ने जानते हैं क्या किया। आपने कभी मिक्सर ग्राइंडर देखा है? उसमें कोई सामान डालो और मिक्सी चला दो, तो क्या होता है? सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब ये साइक्लोन आते हैं ना बड़े बड़े, तो बहुत सारे तत्व यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जब होते हैं ना, वो सब ऐसी जगहों पर अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। एक बहुत सुंदर एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा था इसके ऊपर। अगर आपकी इच्छा होगी, आप क्यूरियोसिटी बताएंगे तो मैं आपको भेजूंगी। सहारा की जो रेत है, सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट की जो रेत है, उसकी पूरकता को बताया है उसमें कि जो अमेज़न का फॉरेस्ट है, हमको लगता है रेत क्या भूमिका निभाती होगी? रेत से तो कुछ उपजाऊ होता नहीं है। अद्भुत उसमें एक स्टडी हुआ है जिसमें पता चला कि सहारा मरुस्थल की रेत यदि ना हो तो अमेज़न में जंगल भी नहीं रहेगा। तालियां बजाइए, ये है अस्तित्व।
हर एक वस्तु अपने होने के स्वरूप में एक व्यवस्था है और आगे की व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, उसका एक बढ़िया जो है ना संबंध है। अरे वाह, तो ये जब साइक्लोन है तो मिक्सी भी होती ना, ऐसे ही होती है, अंदर सब चीज़ें गोल 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 गोल, तो ये हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी तरीके से पानी में भी है ना, आवर्तनशीलता को देखें, नदियों को देखें, तो नदियाँ पता है कैसी है, पोस्टमैन जैसी हैं, डाकिये जैसी हैं नदियाँ। पहाड़ से, अभी पहाड़ों की कहानी और सुनाऊंगी जैसी जैसी आवश्यकता लगेगी, क्योंकि 3 दिन में कितना मैं बता पाऊंगी मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन नदियाँ जो है ना डाकियाँ हैं, पहाड़ों को जो क्षरण करके जो तत्वों को लेकर के आती हैं और अपने साथ आराम से है ना नीचे चली जाती, क्योंकि पानी कैसा बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ। पानी ढाल को पहचानता है, ऐसा लगता नहीं कि पानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पूरक नहीं है, पानी के बिना तो ज़िंदगी संभव नहीं है, ऐसा सुना ही है आपने। तो जो नदियां हैं ना, वो ऐसा उनका बहाव का एक डिज़ाइन है कि वो प्लेन्स मतलब जो समतल भूमि है उसको उपजाऊ करती हुई चलती हैं। इतना तो हम सबको पता है। जो हम सबको नहीं पता है वो ये कि जब बाढ़ आती है ना, तो बहुत सारे ऐसे तत्व जो कि मानव के लिए उपयोगी नहीं हैं, जिनको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं भारी तत्व, तो उन भारी तत्वों को बाढ़ के माध्यम से, भारी जो चीज़ होती है वो अपने आप सेंटर में आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण का ही सिद्धांत है। तो भारी वस्तु अपने आप नदी के प्रवाह में बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाती है, और चूंकि नदी का तो वेग है तो उसके माध्यम से नदी उस भारी तत्व को बहा करके ले जाती है, और कहाँ तक, समुद्र तक। तो ऐसी चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी नहीं हैं, उन तत्वों को वो समेट लेती है। जो हल्के तत्व मानव के लिए उपयोगी हैं उनको बाढ़ के माध्यम से पहुंचा देती है आपके गांव तक। और ऐसा जो लोग गांव में रहे हैं जानते हैं, मैं जानती हूँ, जब कहते हैं बाढ़ आती है ना, उसके बाद 5 साल तक बहुत अच्छी खेती होती है, हमारे यहाँ ऐसे कहावत है। तो उसको उपजाऊ कर देती है, और जो अनुपजाऊ वस्तुएं हैं उनको लेकर के समुद्र में डाल देती है। और समुद्र में जितना संसार आपको धरती के ऊपर दिख रहा है, ध्यान से सुनिए, जितना संसार आपको धरती के ऊपर दिख रहा है उससे कई गुना संसार समुद्र में है। समुद्र इतनी अद्भुत चीज़ है। समुद्र के बारे में एक छोटी सी बात कहती हूँ। हमें लगता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, प्लांट से। समुद्र से हमको ऑक्सीजन मिलती है। समुद्र में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया रहे ना प्रगटन के क्रम में, आप किसी डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। हर एक जो अस्तित्व में कोई भी वस्तु है, वस्तु मतलब वास्तविकता, कोई भी रियलिटी अस्तित्व में है तो उसके होने का एक डिज़ाइन है। हर एक वस्तु के होने का क्या डिज़ाइन है, उपयोगी और पूरक। उपयोगी और पूरक एक ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को ही मैं पूरी आज क्लास भर समझाऊंगी आपको। तो ऐसा डिज़ाइन अद्भुत है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो भी वहाँ पर मिलता है उसको कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन के वो बना देता है मॉलिक्यूल्स। और इस तरीके से शुरुआती क्रम में उसने बहुत सारे ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। और ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ जानते हैं क्या करता है, पेड़ ये करता है, इसका जो साइकिल है ना उसको मेंटेन रखता है। पेड़ क्या करता है, इस साइकिल को मेंटेन रखता है। तो ढेर सारी ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और ये कार्बन डाइऑक्साइड को पचा लेता है और ऑक्सीजन को वापस छोड़ देता है। तो जो पेड़ होता है ना वो जानते हैं क्या काम करता है मूल रूप से, ये जो कार्बन होता है इससे ऑक्सीजन को फ्री कर देता है। क्या किया, इसको फ्री कर देता है। तो जैसे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये पेड़ से चला, आपके बॉडी तक आया, आपके सांस के द्वारा आपके अंदर चला गया, और आपके शरीर में जो कार्बन से पूरी तरह, हम लोग ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो वहाँ से कार्बन को लिया और कार्बन को अपने साथ चिपका ले कि चलो दोस्त, उसको लेकर के गया, कहाँ तक गया, पेड़ तक गया। तो ये पेड़ तक गया और पेड़ में ऐसी व्यवस्था है कि उसने क्या किया, कार्बन को अपने पास रख लिया और ऑक्सीजन को फिर से फ्री कर दिया कि अब तुम जाओ वापस अपना काम करो। तो इस तरीके से इस चक्रीयता को मेंटेन करता है एक्चुअली पेड़।
तो समुद्र का ये अद्भुत काम है कि उसने ऑक्सीजन इतनी मात्रा में रिलीज़ करी। बात समझ में आई? तो इस चक्रीयता को मेंटेन करने का भी एक अस्तित्व में नियम है। तो अस्तित्व में प्रगटन है, अस्तित्व में प्रगटन का एक क्रम है, अस्तित्व में प्रत्येक वस्तु मतलब प्रत्येक वास्तविकता जो है वो इस तरह से है कि वो स्वयं में व्यवस्था है, उसको बैटरी नहीं चाहिए किसी से, है ना, स्वयं में व्यवस्था है और अन्य या समग्र व्यवस्था में एक भागीदारी को सुनिश्चित करती है। मतलब उपयोगी है और पूरक है, आगे के लिए पूरक है। इस तरीके से एक बढ़िया सुखद संबंध में पूरा अस्तित्व दिखाई पड़ता है। तो मिट्टी में मैंने आपको पहाड़ों में मणि, धातुएं, है ना, धातुओं को तो मैंने बताया क्योंकि ये जो पूरा शरीर है, मानव का शरीर, अगर इसमें हमारा जरा सा भी आयरन का लेवल कम होता है तो चेहरा पीला, थकान, बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो धातुओं का, खनिजों का, अगर धातुओं को और बड़ा नाम दें तो खनिज के एक विधि से संतुलन होने का सिद्धांत है, उस संतुलन के आगे प्रमाणित होने का सिद्धांत है। और देखें तो मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, हवा, पानी। पानी को थोड़ा और देखते हैं। पानी कितनी अद्भुत चीज़ है, हवा कितनी अद्भुत चीज़ है। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा बताया, समुद्र कितनी अद्भुत चीज़ है। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी जानते हैं कैसे बना? पानी बनने का फॉर्मूला किसी को याद है? कैसे बनता है पानी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं? हम भाई इंजीनियर है ना, तो अभ्यास है मुझे ये बैलेंस रिएक्शन लिखने का। हमसे अनबैलेंस रिएक्शन लिखी नहीं जाती है। टीचर भी रहे ना, इस कारण से भी ठीक है, ठीक बैलेंस कर दिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिल करके पानी बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ऑक्सीजन जो है उसने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके पानी ही बना लिया। ये भी एक अद्भुत बात है कि एक निश्चित अनुपात में वस्तुएं बनी हैं। फिर और अगर हम इसको अध्ययन करते हैं तो पाते क्या हैं, जैसे ये सारा जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के इन्होंने ओजोन लेयर भी बनाई है। ओजोन भी ऑक्सीजन ही है। इस तरीके से और ऑक्सीजन को देखेंगे तो हर एक जगह, यहाँ तक कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम बोलते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली, फिर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, थोड़ी बहुत और वस्तुएं मिल करके इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। मोस्टली CHNO, 3 चीज़ें। और इसकी खूबी देखिए, अब यहाँ से ध्यान देना शुरू कीजिए। हाइड्रोजन की तासीर क्या है? ये बहुत इन्फ्लेमेबल है। ये क्या है? जलने वाला। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है, 6-7 में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यदि ऑक्सीजन ना हो हवा में तो कोई वस्तु जलेगी नहीं। ऐसे ही पढ़ते हो ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ें जलती हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? जलाने वाला। होना क्या चाहिए था? कोई जलने वाली वस्तु हो और उसमें एक जलाने वाला सहयोगी आ जाए, तो होना तो लगता है ऐसा चाहिए था कि यहाँ पर विस्फोट हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है? अस्तित्व में एक ऐसी वस्तु बन गई जो क्या है? बुझाने वाला। ताली करिए भाई। अस्तित्व की खूबसूरती को तो देखिए। तो हाइड्रोजन ने अपने आचरण का त्याग कर दिया, ऑक्सीजन ने अपने आचरण का त्याग कर दिया। आचरण का त्याग समझते हैं? व्यक्तिवादिता, वो जो अपना इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है उसको रिलीज़ कर दिया। ऑक्सीजन ने अपने आचरण का त्याग कर दिया और एक ऐसी चीज़ बनाई, पानी, जो कि स्वयं में क्या है? एक व्यवस्था। और पानी क्या है? एक ऐसी वस्तु बनी, एक ऐसी वास्तविकता बनी जिसका एक गुण है बुझाने वाला। तो पानी जो है ना, मिट्टी की भी प्यास बुझाता है, पेड़ पौधों की भी प्यास बुझाता है, जीव जानवरों की भी प्यास बुझाता है और आदमी की भी प्यास बुझाता है ना अद्भुत? तो इसको बोल रहे हैं, ये जो बुझाने वाली वस्तु बन गई, इसको हमने कहा ये क्या है? पूरक है। और इसी को कह रहे हैं पानी जो है ना, अस्तित्व में समाधान है। पुनः मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अस्तित्व में, अस्तित्व सहज जितनी भी वस्तुएं हैं, अब अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाइए।
अस्तित्व में अस्तित्व सहज मतलब अस्तित्व में जो चीज़ अपने आप प्रकट हुई है वो सभी समाधान स्वरूप हैं। अस्तित्व में मिट्टी का होना क्या है? समाधान। पानी का होना समाधान। समाधान का मतलब क्या? उपयोगी और पूरक। स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। समग्र मतलब संपूर्ण व्यवस्था में एक भागीदारी है। जैसे पानी है, अपने में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। तो अस्तित्व में मिट्टी का होना क्या है? बोलिए, समाधान। हवा का होना क्या है? समाधान का मतलब कोई एक ऐसी वस्तु जो किसी भी रूप में समस्या को उत्पन्न नहीं करती। समाधान का मतलब हमारा होना या उस वस्तु का होना और उस वस्तु का रहना ऐसा है कि वो पुनः किसी समस्या को उत्पन्न नहीं करती। तो अस्तित्व में, अस्तित्व सहज रूप में प्रत्येक एक समाधान स्वरूप है, समस्याकारी नहीं है। तो देखो, अस्तित्व में मिट्टी का होना, मणियों का होना, ये कैसे ये कहानी फिर कभी। धातु का होना, समाधान। धातु मतलब खनिजों का होना। पत्थर का होना समाधान है कि समस्या है? हवा का होना, पानी का होना, इस तरीके से जितनी वस्तुएं आप सोच सकते हैं, आप सभी को देखिए कि ये क्या हैं? समाधान स्वरूप हैं। और जब इस समाधान स्वरूप होने में इनका एक ऐसा सुंदर एक जैसे डांस होता है ना, सुंदर एक ऐसा नृत्य, एक ऐसा उत्सव है कि पदार्थ अवस्था जब पूरी तरीके से समृद्ध हो गई, मतलब हवा के रूप में, पानी के रूप में, खनिजों के रूप में, जब पूरी तरीके से ये धरती समृद्ध हो गई तो अपने आप समाधान पूरा होकर के अगली अवस्था के लिए तैयार। और अगली अवस्था अपने आप प्रकट हुई जिसको हम कह रहे हैं प्राणावस्था। और प्राणावस्था को यदि हम देखें, अच्छा ये बताइए, नीम का पेड़ है, वो औषधि के रूप में प्रयोग होता है। पालक है, आहार के रूप में प्रयोग होता है। हम ऐसे जितने भी हम सारे वृक्षों को यदि देखें तो उसमें कोई ना कोई गुण हमको मिलता ही है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। ये हो सकता है कि हमको अभी वो पता नहीं, अभी हम उसको पता कर नहीं पाए, लेकिन कोई भी प्राणावस्था की इकाई गुणविहीन नहीं है। गुणविहीन नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरक ना हो, किसी ना किसी रूप में वो पूरक है। जैसे नीम की सब्जी बना के तो नहीं खाओगे, खाओगे क्या? नीम जो है औषधि के रूप में पूरक है, पालक आहार के रूप में पूरक है, गेहूँ आहार के रूप में पूरक है, गिलोय औषधि के रूप में पूरक है। उसका होना स्वयं कैसा है? एक व्यवस्था का स्वरूप है। और रहना कैसा है? सब में सबको तृप्त करने वाला उसका एक डिज़ाइन है। तो अस्तित्व में प्राणावस्था को यदि हम देखते हैं तो प्राणावस्था भी कैसी है? समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप मतलब उपयोगिता पूरकता का इसका एक स्वरूप है। समाधान स्वरूप न केवल अपनी अगली अवस्था के लिए बल्कि अपनी पिछली अवस्था के लिए भी। कैसे पता? ऐसे पता कि जब ये प्राणावस्था खिलती है, इसमें बीज, इसमें फल फूल आते हैं, तब तो ये पूरक होती है अगली अवस्थाओं के लिए। लेकिन जब ये सूख जाती है, पत्ते जब सूख जाते हैं तो पत्ते, सूखे हुए पत्तों से हम क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो जब हम पत्तों से खाद बनाते हैं तो ये जो मिट्टी है ये और अधिक उर्वरक हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो मतलब अपने आगे वाले के लिए भी सहयोगी, अपने पीछे वाले के लिए भी सहयोगी, ऐसा अस्तित्व में डिज़ाइन है। अस्तित्व में प्रत्येक वस्तु समाधान स्वरूप है। और जब समाधान स्वरूप होती है तो कैसी होती है? समाधान स्वरूप के साथ वो किस चीज़ को और प्रमाणित करती है? समृद्धि। समृद्धि का मतलब है इसको भी और बढ़िया करे,
समृद्ध करे। मिट्टी कैसी हो गई? समृद्ध हो गई। स्वयं में जो इसका उपयोगिता पूरकता का स्वरूप है वो कैसा है? और अधिक सबको समृद्ध करने वाला। पिछली अवस्था को क्या करता है? समृद्ध। अगली अवस्था के लिए पूरक और पिछली अवस्था के लिए समृद्धि कारक। पुनः सुनिए, अगली अवस्था के लिए पूरक और पिछली अवस्था के लिए समृद्धि कारक। ये अस्तित्व का डिज़ाइन है। बढ़िया। तो अस्तित्व में हर एक चीज़ समाधान स्वरूप है और हर एक चीज़ जैसी है, जहाँ है वहाँ रहते हुए इस समाधान समृद्धि को बनाए रखती है। कैसे? तो ऐसे एक छोटी सी आपको और बात बताती हूँ। तो मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, हवा, पानी और इसके साथ धरती के गर्भ में जैसे कि एक वस्तु है पेट्रोलियम। जैसे कि एक वस्तु है पेट्रोलियम। तो धरती को यदि हम देखें तो ऊपरी सतह पर यहाँ पर पेड़ भी है, यहाँ पर जानवर भी है। भाई मेरी ड्राइंग तो बड़ी ख़राब है ना। यहाँ पर जानवर भी है, यहाँ पर आदमी भी है और ये मिट्टी विट्टी है ही, और साथ में पहाड़ ये सब हैं, पहाड़, नदियाँ वगैरह। ठीक है। लेकिन ये जो धरती है इसकी संरचना कुछ ऐसी है कि धरती के गर्भ में बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, यदि आप जानते हैं तो धरती के गर्भ में बहुत सारे तत्व रखे हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व रखे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है भाई अभी क्या प्रयोजन है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे ढेर सारा कोयला, पेट्रोलियम रखा है, इसका भी एक प्रयोजन है। तो हमें लगता है जब नहीं समझ में आता तो देखिए आदमी कुछ भी करता है। ठीक है, वो सब चर्चा नहीं करेंगे कि आदमी ने क्या कर लिया। हम ये बता रहे हैं अस्तित्व में पेट्रोलियम का धरती के गर्भ में होना, अस्तित्व में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का धरती के गर्भ में होना, धरती में ताप यहाँ पर होना, ये सब समाधान स्वरूप है। और समाधान स्वरूप होकर के ही जो भी वस्तु है वो समृद्धि कारक है। वस्तु का मतलब वास्तविकता, जो कुछ भी है वो क्या है? समृद्धि कारक है। तो जो पेट्रोलियम धरती के गर्भ में, जो कोयला कैसा होता है? काला। ठीक है। कोयला इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। कोई भी चीज़ यदि पूर्ण कृष्ण पिंड है ना, फुली ब्लैक बॉडी है, तो वो धरती को क्या ताप को क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है, ताप के अवशोषण का काम करती है। तो जो कोयला धरती के गर्भ में है, सूरज से जो ऊष्मा आ रही है, सूरज से जो गर्मी आ रही है, उसको धरती में जो कोयला है उसके गर्भ में वो उसको क्या कर लेता है? पचा लेता है। पचा लेता है मतलब उससे वो गर्म हो जाता है। और तेल की भी यही खासियत होती है कि तेल जो है वो गर्म हो जाता है, जल्दी से गर्मी पकड़ लेता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो कोयला और तेल धरती के गर्भ में जो ये वस्तु है, ये सूर्य की ऊष्मा को पचाती है और धरती पर ताप के संतुलन के काम को करती है। यदि धरती पर ताप संतुलित नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये वृक्ष, वनस्पतियाँ नहीं रह पाएंगी। तो ताप संतुलन का काम है इस कोयले और पेट्रोलियम का। इसी तरह रेडियो एक्टिव और गहन अध्ययन बाद में। तो पेट्रोलियम, ये जो हर एक वस्तु जहाँ पर है, जैसे पहाड़ कहीं पर है, जैसे हिमालय है, बहुत सारी उस पर जब बारिश होती है तो बारिश क्या बन जाती है? बर्फ़ बन जाती है। सूरज का ताप, जब गर्मी बहुत बढ़ती है तो वही बर्फ़ क्या है? पिघलती है और नदियों में पानी के स्वरूप में बहती रहती है। तो कुछ भी जैसे उसका कोई डिज़ाइन है ना, तो वो डिज़ाइन किसी समृद्धि के अर्थ में है, समाधान के स्वरूप में है। बात पकड़ में आई? हैंसी बहन, बढ़िया लग रहा है? ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो अस्तित्व में प्रत्येक वस्तु जहाँ पर है, ठीक ऐसी जगह पर है। उसकी जो स्थिति है, वस्तु की जो स्थिति है वो भी ऐसी है कि वो भागीदारी या पूरकता का निर्वाह कर रही, वहीं से वो समृद्धि का काम कर रही। ये सब हमने देखा होगा बचपन में, अब तो पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन अगर आपने कभी हैंडपम्प चलाया हो तो सर्दियों में पानी जो है वो गर्म निकलता है और गर्मियों में पानी जो है ठंडा निकलता है।
इससे हमको पता चलता है कि जो धरती के ऊपरी सतह का तापमान है और नीचे का तापमान है उसमें अंतर, यहाँ से हमको पता चलता है। और ये एक पूरकता है, ठीक है। तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कि यदि हम इस सारे गर्भ में रखे हुए कोयले पेट्रोलियम को निकाल देंगे तो क्या होगा, धरती पर ऊष्मा को सोखने वाली वस्तु खत्म, तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। उसी का हमने एक नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के पता नहीं जूझने के क्या क्या तरीके निकाल रहे हैं। खैर, हमारी चर्चा पुनः अस्तित्व का स्वरूप कैसा है उसको देखने में। तो अस्तित्व में प्रत्येक अवस्था समाधान स्वरूप है और समाधान होने के स्वरूप में वे समृद्धि कारक है। समृद्धि कारक मतलब अपनी पिछली अवस्था का पोषण करती है। जैसे पत्तों ने मिट्टी का पोषण किया और उसको उर्वरक बनाया। आगे देखें जरा, जीवावस्था को देखें, क्या इसका भी यही स्वरूप है? तो यदि हम जीवावस्था को देखते हैं तो जीवावस्था में क्या पाते हैं कि जितने भी जीव जानवर हैं, तो जीव जानवरों का स्वरूप, अच्छा यहाँ पर तो मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वनस्पतियों को, मिट्टी को और गाय को समझने वाले लोग हैं, तो उनको पता है कि 6 महीने में खाद बनती है अगर हम पत्तियों से बनाएं, लेकिन गाय को यदि घास या पत्तियाँ खिला दें तो वही काम 1 दिन में हो जाता है। गलत तो नहीं कह रही हूँ ना मैं? मतलब गाय का स्वरूप ऐसा है, गाय का डिज़ाइन ऐसा है अस्तित्व में कि उसने ये जो समृद्धि थी ना, इसका गति को बढ़ा दिया। गाय और भी बहुत जगह पूरक है इस प्रकार से। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाती हूँ, नहीं तो बहुत बात करने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन हर एक जीव जानवर का होना आप सब पढ़ के आए हैं। जब हम सीड स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं, जो बीज है ना, वो उनको यहाँ वहाँ फैलाने में पक्षियों की एक बड़ी भूमिका रहती है। पूरे अस्तित्व में कोई फल कहीं पर खाया और कहीं पर जाकर के बीट किया तो वहाँ पर वो बीज पहुँच गया। उसमें एक कोट लग गई सो अलग है ना, कि अब उसको कोई कीड़ा खाएगा नहीं, तो अपने आप वो बीज वहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरीके से प्राणावस्था को समृद्ध करती है जीवावस्था। और जीवावस्था का जो मलमूत्र है, उस मलमूत्र से ये जो मिट्टी मणि धातु पत्थर है, ये भी क्या होता है और समृद्ध। तो आपस में जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनका स्वरूप कैसा है? समाधान स्वरूप। और समाधान स्वरूप होना ही उत्सव है। समाधान स्वरूप और पिछली अवस्थाओं के लिए क्या है? समृद्धि कारक, मतलब उसका और बढ़िया करना। अब सोचो कोई ऐसा दोस्त हो आपका कि एक तो प्रॉब्लम ना हो, है ना, मतलब वो खुद ही प्रॉब्लम ना हो, दूसरी चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाला हो, या आप में जो अच्छाई है उसको निखारने वाला हो। तो ऐसा दोस्त आपका कैसा हो? हमारा तो परम मित्र होगा वो। ऐसे दोस्त की चाहत किसको है? उत्तर है सभी को है। ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है ना। ऐसे दोस्त की चाहत इस दुनिया में किसको है? सभी को है। स्वयं में समस्या ना हो और हमारे लिए समस्या उत्पन्न ना करता हो, हमारे लिए पूरक हो, है ना, ऐसी हमको चाहत है। अब ये जो चौथी अवस्था आई, इसके बाद ये है ज्ञानावस्था। कुछ लोग पहले से ही मुस्कुराने लग गए, उनको कुछ आइडिया लग गया शायद। तो ज्ञानावस्था की इकाई जो मानव है, जब वो इस धरती पर आया, देखिए इसमें कोई फील बैड वाली कोई बात नहीं है। मानव जिस दिन समझदार होगा सही करेगा, इतनी सी बात है कि उसको समझ में नहीं आया। तो ज्ञानावस्था की इकाई जो मानव है, इसमें क्या है? जिज्ञासा है। इसमें जिज्ञासा है, जानना चाहता है, लेकिन जानने का जो दृष्टिकोण है ये इसके पास नहीं है। जानने का क्या नहीं है? दृष्टिकोण। कैसे इस चीज़ को समझा जाए, कैसे इस चीज़ को एनालाइज किया जाए। तो उसने इसको कैसे एनालाइज किया? उसने ऐसा एनालाइज किया, हाउ इज़ एयर यूज़फुल टू मी, हाउ इज़ वाटर यूज़फुल टू मी। पानी के क्या उपयोग हैं लिखिए। ये आपने तो किया ही, आपको तो हमने ही कराया है। पानी के 4 उपयोग लिखिए, हवा के उपयोग लिखिए, नीम के उपयोग लिखिए। तो आदमी ने जब इस दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को देखा कि इसमें मेरे लिए क्या,
मेरे लिए इसमें क्या है, मिट्टी मेरे लिए कैसे उपयोगी है, नीम मेरे लिए कैसे उपयोगी है ना, इसको मैं कैसे काट करके बेच दूँ जिससे मेरा लाभ हो जाए। जब ऐसी दृष्टिकोण से हमने पूरे अस्तित्व को देखा तो हमने जो आज की यथास्थिति है उसको खड़ा कर लिया है। जबकि अस्तित्व में जो कार्यक्रम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उपयोगिता पूरकता विधि का कार्यक्रम चल रहा है। तो आदमी जो है मात्र ये क्या है, इसको बाबा जी कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन शास्त्रवाद कह रहा है कि अस्तित्व सहज नहीं हो पाया है। तो अस्तित्व सहज आदमी का जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है वो कैसे हो जाए, इस शिक्षण का नाम है जीवन विद्या। इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, या जो प्रमुख रूप से करते हैं, वो है मानव का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को पिछले सत्र में मैंने बताया, मानव का अध्ययन। और मानव के, देखिए मानव के दो पक्ष हैं, एक तो मानव में शरीर पक्ष है और एक मानव का चैतन्य पक्ष है। शरीर पक्ष का अध्ययन विज्ञान ने किया, आयुर्वेद ने किया, नेचुरोपैथी ने किया, शरीर पक्ष का अध्ययन हुआ, लेकिन जो चैतन्य पक्ष है उसका सटीक अध्ययन जो है वो नहीं हुआ है। तो चैतन्य पक्ष का अध्ययन शरीर के साथ, मुर्दा का स्टडी नहीं, मुर्दा का स्टडी किया और जिंदा का इलाज किया, यही तो किया। अब देखिए किसी भी अगर डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्केलेटन उसका स्टडी करते हैं, फिर मुर्दे का स्टडी करते हैं, यही सब तो करते हैं शरीर का स्टडी में, पर उसमें चैतन्य पक्ष नहीं रहता है ना। तो मुर्दा का स्टडी और जिंदा का इलाज ये चल रहा है ना। चलिए उधर ना जाएं, इधर देखें। तो यहाँ पर कह रहे हैं मानव का अध्ययन शरीर के साथ, शरीर प्लस चैतन्य साथ में इसका होने का स्वरूप कैसा है उसका अध्ययन, उस पर चर्चा चलेगी। ठीक है, कल परसों यही चर्चा चलेगी। अब ज्ञानावस्था को थोड़ा सा तो मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी। ज्ञानावस्था को जब ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में जिस समय अस्तित्व सहज सिद्धांत समझ में आता है, उपयोगिता और पूरकता का सिद्धांत। उपयोगिता का मतलब है स्वयं में व्यवस्था। स्वयं में व्यवस्था का मतलब है किसी भी द्वंद्व से मुक्ति, द्वंद्व से मुक्ति। और पूरकता का मतलब है समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो उपयोगिता का मतलब है स्वयं में व्यवस्था। स्वयं में व्यवस्था का मानव के लिए मतलब है द्वंद्व से मुक्ति। मैं ये करूं कि ये करूं, क्या करूं, ये जो क्या करूं, मुझे क्या करना है, मुझे कैसा होना है, मैं कैसे तृप्त होऊंगा, ये जो द्वंद्व से मुक्ति है, इसके लिए क्या है, बालक में जिज्ञासा है, और उसी के लिए क्या है, शिक्षा है। जो जीवन विद्या है या मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन आपको द्वंद्व से मुक्त और समाधान से युक्त करना क्या है, ये हमको समझ में आ जाता है। जैसे ही हमने आपको ये बता दिया कि जो पेट्रोलियम है, कोयला है, धरती पर ताप के संतुलन का काम करता है, तो अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग नहीं चाहिए तो हमको क्या करना है, क्या करना है? बहुत सिंपल है समाधान। क्या करना है बेटा? बताइए। दैट्स इट। केवल अपने हस्तक्षेप को बंद कर देना है। तो धरती पर ताप का संतुलन है ही। सिर्फ हमको यही नहीं पता चला, हमने देखा कोयला पेट्रोलियम हमारे किस काम आ सकता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखने गए, इसको बोलते हैं भोगने का दृष्टिकोण। हाउ कैन आई कंज्यूम इट, वॉट कैन यू डू फॉर मी, वॉट कैन इट डू फॉर मी, है ना, हाउ कैन इट बी यूजफुल टू मी। जब ये दृष्टिकोण आया तो हम उस बात को पूरा नहीं समझ पाए, थोड़ा समझ पाए। वो पूरा समझना क्या है वो आपको आगे के सत्रों में रखूंगी मैं। तो हमने केवल उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया जिससे वो केवल हमारे लिए उस समझ में आए कि हम क्या कर सकते। तो आदमी को समझ में आए, उसको उठाओ, निकालो, जलाओ,
लेकिन अस्तित्व में उसको एक चीज़ और नहीं दिखी, उसको ये नहीं दिखा कि अस्तित्व में धरती के ऊपर तेल पाने का भी एक नियम है भाई। ज़मीन से तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। धरती के पास ना छोटे छोटे बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स जैसे जैसे तिल, जैसे एरंड, ऐसे आप नाम जरा सोचना शुरू कीजिए, मूंगफली है ना, नीम, करंज, ऐसे न जाने कितने आपको तैलीय बीज मिलेंगे, जैसे बिल्कुल नैनो रोबोट्स हैं ये। आप उसको बोइए और तेल कहाँ से आ जाता है अपने को पता ही नहीं चलता। आपने कभी ये सोचा कि मिट्टी में तो कहीं तेल दिखाई नहीं पड़ता है? आपको मिट्टी में तेल दिखता है? मैं तो पहली बार मैंने सोचा तो मुझे लगा रही ये क्या मैंने सोच लिया, क्योंकि मिट्टी में आपको अपनी खुली आंखों से तेल नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन उस छोटे से तिल के बीज में हमारे लिए सबसे पोषक तेल हमको मिल जाता है। और कितने दिन में? 4 महीने में। हमने 6 साल खेती किया। मैं 6 साल खेती करते करते यही अध्ययन करती रही कि अद्भुत है भाई। उसमें हम गोबर डालता लिया, यस, ये अद्भुत है कि तेल मुझे मिट्टी में दिख नहीं रहा है। मिट्टी में कोई अगर तेल कहीं गिर जाए ना तो आप मिट्टी वहाँ डाल देते हो ताकि वो सोख ले, बल्कि तो तेल है कहाँ, लेकिन वो तेल हमको दिख रहा है। ये अद्भुत है। तो अस्तित्व सहज हर एक वस्तु हमको मानव के लिए, मानवोपयोगी हर एक वस्तु मानव के आने के पहले से उपलब्ध है। तो ज्ञानावस्था की इकाई मानव जब इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है, उपयोगिता पूरकता के दृष्टिकोण से, या इसी को हमने कहा, इसी को दूसरा नाम मैंने क्या दिया, समाधान, तब मानव को अस्तित्व जैसा है वैसा दिखना शुरू होता है। और जैसा जैसा ये आदमी देखता जाता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया देख के, और आप सब ने तालियां बजा दी, इतना खुश हो गए आप भी देख के। आदमी जैसा जैसा समाधान को देखता है वैसा वैसा खुश होता है। और जैसे दीप्ति ने कहा था, केवल समझ के खुश नहीं होता, उससे रहा नहीं जाता, उसको लगता है मैं इसको भी बताऊं जाके, तुम भी सुनो, है ना। कोई अच्छा रेस्टोरेंट होता तो कहते ना वहाँ पे खाना खाने चलेंगे, बहुत अच्छा था, बहन तुम भी उधर ही जाना, उधर कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, उधर गहने ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, हमसे हमको कुछ अच्छा हम पा जाएं है ना, कहीं सेल चल रही हो, हमको लगता है आपको भी मज़ा आ जाए, है ना। तो आदमी की एक खूबी है ना, उसके पास गला है, उसके पास दिमाग है, ये अद्भुत है अपने आप में। हमारा डिज़ाइन आप देखिए कि हमारे पास समझने के लिए हमारे पास कल्पनाशीलता, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करके ब्रेन के माध्यम से समझ सकते हैं और उसके बाद गले से बोल भी सकते हैं। मतलब हमारा अस्तित्व में डिज़ाइन है समझे हुए को समझाने का, सीखे हुए को सिखाने का, और जो हमने करके देखा है उसको कराने का। यह हमारा अस्तित्व सहज डिज़ाइन है। तो आदमी जो है, आज की जो यथास्थितियाँ को उसने पाया है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, है ना, चाहे अपने पराई की जो मानसिकता में चला गया, वो क्यों चला गया आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से उसने पदार्थावस्था का क्या किया, सिर्फ उसमें क्या है, मैं ले लूँ ये वाली चीज़ से चलने लगा तो उसने पदार्थावस्था को क्या कर दिया, असमृद्ध कर दिया। प्राणावस्था को क्या कर दिया, असमृद्ध, जंगल काट दिए, न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई। और जीवावस्था को भी क्या कर दिया, असमृद्ध। जिस दिन मानव समाधान स्वरूप होगा, जिस दिन मानव को समझ में आएगा, यही मानव समृद्धि कारक हो जाएगा। क्योंकि अस्तित्व में अगली अवस्था पिछली अवस्था के पूरक होने, अगली अवस्था पिछली अवस्था के लिए समृद्धि कारक होने का सिद्धांत है। तो और इसको देखें तो हम सबके अंदर ये इच्छा है कि धरती कैसी हो, इसमें हरियाली, जीव जानवर सब कैसे रहें, मज़े में रहें, हम भी मज़े में रहें, सब भी मज़े में रहें। ये हमारे अंदर इच्छा के रूप में, कामना के रूप में रखा हुआ है। तो हम में से कितने लोग समाधान स्वरूप होना चाहते हैं? सभी, ये भी इच्छा आप में रखी हुई है।
मानव को दिखा दो, बता दो, उसके बाद कहता है मेरे को भी ये चाहिए। आसान है ना? इसका अध्ययन कठिन लग रहा है क्या? ये अध्ययन ही चल रहा है एक तरीके से, कठिन लग रहा है? क्लास में जितना मन लगता है उससे ज़्यादा मन लग रहा है कि कम? ज़्यादा है ना? इतना आसान है। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ही वो छोटे से बच्चे थे। कहाँ गया छोटा सा बच्चा? ये रहा जिज्ञासा। ये जो छोटा बच्चा था ना, ये अभी तृप्त हुआ नहीं है। आपके भीतर का बालक तृप्त नहीं है। और ये बालक जब अस्तित्व में समाधान को देखता है, क्योंकि मानव दृष्टा पद में है, देखने वाला है, हर चीज़ को देखता है। कभी अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से देखता है, 5 सेंसेस से देखता है, कभी चख के देखता है, कभी सूंघ के देखता है ना, और समझता है। देखना मतलब समझ में आना। तो मानव समझ करके सुखी होता है। इसी को कहा जिज्ञासा। ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा जिस दिन हम में जाग जाती है, हम अध्येता हो जाते हैं। किसके? इस पूरे अस्तित्व के। बहुत बढ़िया, ठीक है, मज़ा आया? तो मैं आपको 2 मिनट माइक देती हूँ। बाकी लोगों को, आपको जो भी बात अच्छी लगी हो आपको उसको रखना है। मैं तब तक थोड़ा 2 घूंट पी लूँ। ये इसको लगा लीजिए। होने बात क्या सीखा? बताओ भाई, जो भी अच्छी बात लगी वो बताना। मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि हर बालक कि वो जिज्ञासु होता है, कुछ नया जानने को, नया सीखने को। बढ़िया। ये अस्तित्व में क्या देखा? पूरे अस्तित्व में क्या है? कि नेचर के पास सब कुछ है और वो सब कुछ बैलेंस से करती है। जहाँ पहुँचाना होता है जिस चीज़ को, वो उस समय उस चीज़ को पहुँचाती है। हैंसी बहन बताइए। हाँ, क्या सीखा? इस अस्तित्व जिज्ञासा, एक बालक के अंदर जो जिज्ञासा होती है वो किस प्रकार से शरीर के अंदर परिवर्तित करती है। सबसे पहले तो जो भी बालक के मन में होता है वो पहले उसको देख के उसके मन में एकदम से संवेदनाएं उत्पन्न होती है कि इसमें ये प्रकार की संवेदनाएं। फिर यहाँ पे बात की H2O, साइंस में इसलिए H2O। H2O का मीन क्या है? H2O वाला थोड़ा हार्ड है, बट बोलना थोड़ा कठिन लग रहा है, पर समझ में आया ना? कोई और जो अच्छे से रख सकता है वो रखे। ગુજરાતીમાં બોલી શકું? મને સ્ટેટિફેક્શન થાય બોલવામાં. એક તો એ જ કે જિજ્ઞાસાને કારણે એક ભેગા થયા છીએ, અને વધુમાં સારું લાગ્યું કે આજે 3-4 છોકરીઓ આવી છે કે જે એની પણ જિજ્ઞાસા છે. આપણી તો હોય જ, પણ જે મને ગમ્યું તો તાળીઓ એ છોકરીઓ માટે, અને ઇન્ટરેસ્ટ લે છે. બીજું કે જિજ્ઞાસા માટે આવે છે ને જે શિક્ષા, તો જે શિક્ષા મળે છે, એક મારું કહું તો કે શિક્ષાની સાથે એક સ્ટેટિફેક્શન થવું જોઈએ, તૃપ્તિ થવી જોઈએ. એ થાય છે, એ મોટી વસ્તુ છે કે શિક્ષા લ્યો છો અને તૃપ્તિ થાય છે તો થાય છે. બીજું શીખવા મળ્યું કે જે માટી છે, પથ્થર છે, એજીટિવ એને મોડિફાઈ નથી કરવાનું, એજીટિવ જેવું છે એવું રાખવાનું છે. વધારે એક્સાઇટેડ છું કે જે ટોપિક છે શરીર અને ચૈતન્ય, એના માટે વધારે એક્સાઇટેડ છું કે એમાં મને શું શીખવા મળશે. હા, हाँ रंजीता बेन। हमारे जी, मैं रंजीता। हमारे पास प्रकृति में 4 तरह की दी गई है अवस्थाएं: पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो जब हम पदार्थावस्था से प्राणावस्था में जाते हैं और फिर उससे हमें प्राप्त होता है कि समाधान, उसमें ऑटोमेटिक चेंज चला जाता है। फिर लेकिन प्राणावस्था से उसमें पदार्थावस्था में वो आता है और उसके बाद में हमारे पास जो है समृद्धि आती है, प्राणावस्था में हमें प्राप्त होती है।
फिर जब हम जीवावस्था में रहते हैं तो वो हमारे एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हमें प्राण रहेगा तभी हमें वो जीवात्मा उसको अब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये प्राणावस्था और जीवावस्था एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। फिर उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर हम उस जिज्ञासा को अपने चारों तरफ दृष्टिगोचर करते हैं कि हाँ, हम उस ज्ञान का जो है अपने सब तरफ प्रसार कर पा रहे हैं और उसकी उपयोगिता को अपने पूरक देख पा रहे हैं। उससे हमें समाधान की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। मुझे सबसे अच्छी बात समाधान लगी, क्योंकि समझ में आया कि पूरी सृष्टि एक सुंदर ऐसी व्यवस्था है कि जिसको हमको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर उसको हम लोगों को उसे हेल्प करनी चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। जैसे कोलसा निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, पूरा बैलेंस हम ख़त्म कर रहे हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी अतृप्ति और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम कुदरत को निचोड़ ले, ये जो हमारा दृष्टिकोण है ना, ये बहुत हार्मफुल है। हमको ऐसे करना चाहिए कि हमारी चारों ओर जो सृष्टि है उसको हम कैसे उसकी हार्मनी को बनाए रखें और उसमें हम इन्वॉल्व हो जाए। मेरे समझ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत ही लगता है कि अभी इसमें और भी अंदर ही अंदर उतरना चाहिए और हम कहाँ गलती करते हैं उसको सुधारना चाहिए। इसलिए आपने अभी वो खाद का और उसका नहीं बताया कि यूरिया नुकसान करता है, ये नुकसान करता है, हमारे पेड़ पौधों को कैसे काट काट के हम लोग ये सब करते हैं। वो सरल भाषा में जो वो समझ में आ जाए ना कि ये हार्मफुल है, तो हम उससे तो बचे। थैंक यू। चेतना आंटी ने कितनी बढ़िया बात कही। देखिए, जैसे ही हमको ये समझ में आ गया कि यूज़फुल क्या है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हार्मफुल क्या है, क्या नहीं करना है। अभी इस टॉपिक को और खोलेंगे चेतना आंटी। हाँ, बढ़िया। और बताएं कोई। आप क्लासों में चालू करें तो नहीं अच्छा, हर क्लास तक ये पहुंचाए, सबसे बड़ी चीज़ है। ये हम लोग ज़्यादा एक मिनट माइक लीजिए प्लीज़। हाँ जी। ऐसे बोले जो आप ये सब कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। पर ये जिसे हर स्कूल में बच्चों तक जाए, बच्चे सीखे तो आगे कर सकते हैं, करेंगे। हाँ करेंगे। तो ये आपके बच्चों का शिविर करने के लिए हम तैयार हैं, बच्चे ले आइए। हाँ, ये बात तो सही बात है। तैयार हैं तो तालीम जाइए, और क्या, हम तैयार हैं। मतलब ये हर स्कूलों तक पहुँचे, मतलब क्लास में ये सब्जेक्ट रखे तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या नाम है आपका? ममता त्रिपाठी। ममता बहन, ये एक्चुअली किसका कार्यक्रम है? शिक्षा का। हाँ। असल में यही शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, वही मेन सही बात और है। इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा। पर ऐसे बोले ये स्कूलों में बच्चों तक पहुँचे, छोटे छोटे बच्चों से शुरू अगर करेंगे बचपन से, मतलब जैसे क्लास भी स्कूल में जाते हैं तो आगे करें तो बहुत 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 अच्छी चीज़ है। इसको करेंगे, मिल के करेंगे। हाँ ठीक है, बस जी। स्कूलों तक पहुँचे तो बहुत अच्छी चीज़ है। माइक हमारे 2 योग के क्लास चलते हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आपका ये पूरा विज़न आप योग क्लास में मम्मी पापा को, माँ बाप को बताइए कि आपके बच्चों को सच्चा नॉलेज ये देना है। तो आपका थोड़ा सा भी गाइडेंस होगा ना तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी। तो ऐसे जहाँ क्लासेस चलते हैं ना, वहाँ आपका छोटा छोटा लेक्चर हो, शेरी में हो, चौक में हो, तो लोगों को बहुत, क्योंकि किसको पता है भुज में आज कि आप ये कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को। तो ऐसे क्लासेस जहाँ पूरा समूह है, वहाँ आपका छोटा सा उद्बोधन आप तैयार करें और उसको बोले ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और ये पूरे उसमें समाज में इसका विस्तरण होगा, है ना? बिल्कुल। थैंक यू। आपकी आज्ञा, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य। जी हाँ, बढ़िया।
कच्छ में 70 स्कूल्स में डॉक्टर छोटालाल शाह जिनकी प्रेरणा से यहाँ पे शुरू हुआ था 2012 से, फिर 15 के बाद बंद हुआ ये सिलसिला, फिर से हमने शुरू किया है। तो 70 स्कूल्स में जब भी वो मुंबई रहते हैं, जब भी कच्छ आते हैं वो बच्चों के साथ एक एक घंटा जाते हैं। तो अभी जनक भाई पटेल जो हैं, इनके श्रीमान जी हैं, वे बहुत सारे स्कूल्स में विज़िट करते हैं और प्रिंसिपल्स को उसका रखते हैं चीज़ें बराबर। जो प्रिंसिपल है उसको समझ पाते हैं। देखिए इसमें बात क्या है, जैसे आप बैठे, आप समझे तो आपको पता चला इसमें कुछ बात है। अब प्रिंसिपल्स को तो हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं, जब तक वो बात ना समझे वो तब तक आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और उनको ऐसा लगता है, अब तक जितने भी ऐसे वर्कशॉप्स होते रहे हैं कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा इंसान बने, तो उनको ऐसा लगता है ये इट्स जस्ट अनदर वर्कशॉप। तो हमको ही ये आगे लेके जाना पड़ेगा। अब तक हम 6 परिवार थे, आप लोगों की मतलब जनबल बढ़ेगा तो हम औरों तक ये पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। बस इसके ऊपर यही ऐड करना था कि जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ तो स्कूल में एक कार्यक्रम होता है, उसमें जो टीचर्स का पीरियड जो कट होगा, ये क्योंकि ये एक दिन एक पीरियड के लिए नहीं है, ये कम से कम 12, 13, 14 सेशंस होते हैं, घंटे 1.5 घंटे का मिनिमम। जैसे कि आप 3 दिन के लिए बैठेंगे लेकिन उसमें 8 घंटे कम से कम बैठेंगे। वैसे उतना क्यूमुलेटिव बच्चों को उतना टाइम देना और वो पीरियड्स कट करना, वो मतलब टीचर्स ही ना कह देती वहाँ पर कि हमारा पीरियड तो नहीं जाना चाहिए। तो उसमें मेरे को, और फिर हॉलीडेज़ आते तो हॉलीडेज़ बच्चे चले जाते, तो बहुत जो प्रिंसिपल ही खुद ऐसे उत्साही हो और वो कहते हैं कि नहीं अच्छे बच्चों को अच्छा और भी करना है, तो वो माइंडसेट वाले प्रिंसिपल और प्लस उसको टीचर सेक्रीफाइस करने वाले वो हो, तो वो कोलैबोरेशन करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारी स्कूल्स को अप्रोच किया है, पर बहुत सारी स्कूल्स जितनी अच्छी स्कूल होती है उतने गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ मैं, ये एक प्रॉब्लम है। बेसिकली माँ बाप ही थोड़ा सा इस तरफ एजुकेट होते जाएंगे तो वो प्रिंसिपल को जाके बोल सकते हैं कि हमें ये 1 घंटे का वर्कशॉप आप रखो। तो 1 बार 2 बार, जैसे चींटी को कैसा है कि दूर से भी सुगंध आ जाती है, तो उसी तरह से एक बार उसका स्वाद लिया ना तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं ये बात में दम तो है, और फिर उसको करिकुलम में धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन माँ बाप की तरफ से आए, और कुछ बच्चों की जैसे अभी यहाँ पर शिविर होती रहेगी तो उनमें अगर बदलाव दिखता जाएगा कि ये बच्चों में तो मानसिकता उनकी चेंज हुई, उनके स्वभाव में बदल आया, तो फिर वो झलकेगा बाहर, तो वो उदाहरण स्वरूप हो जाएंगे और फिर आप बता सकते हैं कि हमें ये करिकुलम में चाहिए। हाँ यस बिल्कुल, मैं थोड़ी बात जोड़ना चाहूँगी। देखिए, उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है अस्तित्व में। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भाभी हैं, इधर भाई हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कैसे ये लोग पूरक होते हैं, कैसे हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मुंद्रा में सेंट जेवियर्स ने, श्रीमान जी ने करना था कार्यक्रम, वो भाभी के घर जाते थे, भाभी भाई के घर रुके, खाना पीना जो भी है उनका ध्यान रखना उनका काम, और आगे काम करना उनका काम। उसके माध्यम से हमने बहुत सारे बच्चों को, पूरी 9th क्लास थी उनकी, उसको एजुकेट किया। उन बच्चों ने बहुत अच्छा एक हम लोगों ने निबंध लेखन उत्सव कराया, युद्ध मानव जाति के लिए एक अनावश्यक कार्यक्रम। उस पर उन्होंने, बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा। और इस तरीके से जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, मुंद्रा में हमने ऐसे काम किया। तो एक स्कूल में काम हुआ, डॉक्टर छोटालाल शाह, उनकी केवल प्रेरणा नहीं है, उनका इतना दम लगा है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, प्रेरणा से ज़्यादा काम हुआ है ना, बहुत काम। 70 स्कूलों तक पहुंचना छोटी बात नहीं है ना। और मुक्तिबेन पटेल को हम पिछले 2 सालों से ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप इसको करें, पर संयोग ऐसा है कि वो हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली एक बारी हम वहाँ, जो पुराना उनका जगह था वहाँ पर भी हम गए थे, यहाँ पर वो संयोग नहीं बन पाया, और इस समय वो मुंबई में है शायद, तो नहीं बना। कोई बात नहीं, आगे बनेगा, अब आपके माध्यम से बनेगा, है ना। गांधीधाम में हमारे सुमन भाभी हैं, तो योगा क्लासेस में जाती हैं, जैसे चेतना आंटी आपने कहा, तो इनको लगा वहाँ होना चाहिए। आज संगीता बहन बैठे हुए हैं, वहीं से ये सुन करके आए। आप भी? हाँ जी, यस 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 यस,
अच्छा, ये आप सभी ने वहाँ पे सुना हुआ, यस, ठीक ठीक है ना, तो ये वहाँ से ही आए हैं। और बाकी आप लोग जो देख रही तो हमारे स्टूडेंट्स ही सब ग्रुप हैं, ये इन्होंने हमको कभी ना कभी सुना रहेगा, इनका कुछ हमारे शायद हर एक व्यक्ति के प्रति भी आश्वस्ति होती है ना कि ये व्यक्ति कह रहा है तो ज़रूर अच्छा होगा, हमारा एक क्रेडिबिलिटी होता है ना, तो शायद ऐसा सुन करके आप लोग आए हैं कि अच्छा ही होगा शायद, है ना। तो इसी तरीके से हम देखें कि हमारी क्रेडिबिलिटी कहाँ है, हम कैसे पूरक हो सकते हैं। ज्ञान की जो समृद्धि है ना, ये नॉलेज सब तक पहुँचे। जैसे ममता बहन आपके अंदर इच्छा जाग गई ना, तो आपको सोचना है मैं क्या कर सकती हूँ। एक तो मुझे समझना है और दूसरा सब तक ये बात पहुँचे उसके लिए मैं कैसे पूरक हूँ। ये जो आज शिविर हुआ है उसमें मनोज भाई, पूरा यहाँ के संस्थान के लोग, भाभी, दोनों भाभियाँ, इतना हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ हम लोगों ने इसको नक्की किया और कर डाला, है ना। तो इस तरीके से हमको हमेशा एक हमारा ध्यान बना रहे, मैं कैसे उपयोगी मतलब स्वयं में व्यवस्था, मैं समाधान स्वरूप हो जाऊं, उसके लिए मुझे अध्ययन करना है और मैं सबके लिए पूरक हो जाऊं, क्योंकि मैं क्या हूं तो मेरे ऊपर हमेशा वातावरण का इम्पैक्ट है। मैं अपने भीतर की जो स्थिति है वो भी हूं और साथ में अपने वातावरण के साथ हूं। तो केवल मैं समाधानित हो जाऊं इससे बात नहीं बनेगी, नहीं तो दूसरा परेशान करता रहेगा आपको। तो हम सब जब एक साथ मिलकर के एक सत्य को समझते हैं ना, और सत्य में हम एक हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं धरती स्वर्ग हो जाती है और आदमी देवता हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ 1 बज गया है। आज के सत्र को हम यहीं पर रोकते हैं। आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं।